हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के लेक्चर में हम आपको जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे, त्रिविमीय ज्यामिति, उसी का नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। बहुत अच्छा वीडियो होगा, पूरा वीडियो गौर से देखिएगा। पहले कॉन्सेप्ट होंगे, फिर क्वेश्चन होंगे, तो पूरा वीडियो गौर से देखिएगा। और जब आप देखने के बाद में आपको लगे कि हमने आपको समझाने का 100% प्रयास किया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब कर देना, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें। लाइक करिए, कमेंट्स आप लोग नहीं करते हैं, हम हर वीडियो में बोलते हैं कमेंट्स करिए, तो थोड़ा सा पता चलता है कि आप लोगों का रिस्पांस क्या है, तो उससे वीडियो बनाने में, मेहनत करने में और मज़ा आता है। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आने वाले समय में आपको अच्छे चैप्टरों के वीडियोज़ मिलेंगे, प्लस कंपटीशन के वीडियो मिलेंगे, तो आप पढ़िए और सीरियल से पढ़ करके आइए। जैसे ये जो इसके पहले वाले फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर से पढ़ करके आइए। देखिए ज़रा, तो कॉन्सेप्ट आपको बताना है, यहाँ पर बताना है 2 रेखाओं के बीच का कोण। नया टॉपिक है, पहले पूरे कॉन्सेप्ट देखिएगा। 2 रेखाओं के बीच का कोण, 2 रेखाओं के बीच का कोण मतलब एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स देखिएगा, 2 रेखाओं के बीच का कोण। 2 रेखाओं के बीच का कोण लेकिन सदिश रूप में, क्योंकि रेखाएं आपने 2 रूप में पढ़ी। पहले किस रूप में देखना है आपको? सदिश रूप में। देखिए, सदिश रूप में 2 रेखाओं के बीच का कोण, बहुत गौर से देखिएगा सारे कॉन्सेप्ट। सदिश रूप में जैसे मान लीजिए पहली रेखा ये है, आर वेक्टर बराबर A1 प्लस लेमडा B1 वेक्टर। पहली रेखा ये है। हम लोग रेखा कैसे लेते थे? सदिश रूप में ऐसे लेते थे, आर वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर। इस टाइप से लेते थे, आर वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर। तो 2 रेखाएं हैं, तो एक को हमने ले लिया आर वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर। दूसरी हो गई आर वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। देखिए, यहाँ पर जो अदिश राशि है, अदिश है वो लेमडा है, यहाँ पर जो अदिश है वो म्यू है, चेंज हो गया। के ले लो। अब दोनों के बीच का कोण निकालना है। देखिए, सपोज कर लीजिए दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो फार्मूला होगा cos थीटा बराबर B1 डॉट B2। B1 डॉट B2। देखिए, बहुत सारी चीज़ें बहुत गौर से देखनी होती हैं, जब मन से देखेंगे तभी समझ में आएगा। B1 और डॉट B2 अपान मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2। बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है। मॉड ऑफ B1 वेक्टर मॉड ऑफ B2 वेक्टर। देखिए, वेक्टर सहित लेंगे। यहाँ बोलने में कभी कभी वेक्टर नहीं बोलते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लेंगे बिल्कुल वेक्टर सहित। तो cos थीटा बराबर B1 वेक्टर डॉट है, डॉट प्रोडक्ट आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणा B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपान मॉड ऑफ B1 वेक्टर मॉड ऑफ B2 वेक्टर। ये B1 वेक्टर है, ये B2 वेक्टर है। कह दिया जाए यदि, बहुत गौर से देखिएगा, कह दिया जाए यदि रेखाएं समांतर हैं। समांतर का हम आपको पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट बता के आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट समांतर का कॉन्सेप्ट। अगर कह दिया जाए दोनों रेखाएं समांतर है, तो जो B1 वेक्टर है B2 वेक्टर के बीच में कैसा रिलेशन होगा? K, या फिर ऐसे लिख देते हैं B1 वेक्टर इक्वल टू लेमडा B2 वेक्टर। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना। समांतर और संरेख अगर ये भूल गए तो आप समझ लो कि जिंदा नहीं, मरने के बाद भी प्रॉब्लम होने वाली है। ये कॉन्सेप्ट ऊपर जा कर के भी यूज होगा, यमराज के यहाँ भी ये चीज़ें पूछी जाती है, तो इसलिए इसको आप बिल्कुल रट डालिए सीरियसली। ये चीज़ें आप भूल ही नहीं सकते। इनको सोते जागते, चलते बैठते, खाते उठते, खेलते हमेशा ध्यान रखना है कि अगर समांतर है तो इस टाइप से के लिख दो, लेमडा लिख दो, कोई भी अदिश राशि लिख सकते हैं। देखिए, संरेख में भी यही कॉन्सेप्ट होता है। संरेख के लिए भी ये तो बिल्कुल जेब में डाल के घूमो, या ऐसा समझो एक तरीके से हथियार टाइप है, इसको जेब में डाल के घूमो कि ये समांतर का कॉन्सेप्ट तो याद ही रखना है। अब देखिए, यहाँ लेमडा एक अदिश राशि है, जो लेमडा की वैल्यू है प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, पूर्णांक संख्या भी हो सकती है। पूर्णांक मतलब पूरा अंक।
और भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है, भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है अंश अपान हर के। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि लेम्डा b2 वेक्टर के साथ में हो, लेम्डा इधर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपसे ऐसे कह दीजिए b1 वेक्टर बराबर -3/17 b2 वेक्टर, तो आप क्या कहेंगे कि b1 और b2 के बीच में या माइनस या प्लस, तो कह सकते हैं b1 वेक्टर और b2 वेक्टर या तो समांतर होंगे और या फिर संरेख होंगे। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख दिया जाए 17b1 वेक्टर बराबर 3b2 वेक्टर, तब भी यही समांतर होंगे या संरेख होंगे। या 3 इधर ले आओ, 17/3 b1 वेक्टर बराबर b2 वेक्टर, तब भी आप यही कहेंगे समांतर होंगे या फिर संरेख होंगे। तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कह दिया जाए यदि रेखाएं, देखिए पहले पूरी चीज़ें गौर से देखिए, सारे कॉन्सेप्ट समझिए। कह दिया जाए रेखाएं लंब हैं, अगर लंब हैं तो b1 डॉट b2 बराबर 0 होना चाहिए। जैसे वेक्टर में आप पढ़ते थे कि a वेक्टर b वेक्टर लंब है तो a डॉट b बराबर कितना होता है 0। तो अगर रेखाएं लंब हैं, रेखाएं लंब होंगी, परस्पर लंब होंगी, तो b1 डॉट b2 बराबर 0 होना चाहिए। अब देखिए ये तो सदिश रूप में हो गया। दूसरी चीज़ कार्तीय रूप में देखिए, बहुत गौर से देखना है आपको। कार्तीय रूप में देखिएगा थोड़ा सा। कार्तीय रूप में क्या होता है, जैसे कार्तीय रूप में मान लीजिए पहली लाइन ऐसे है x माइनस x1 अपान a1, x माइनस x2 अपान y माइनस y1 अपान b1, और फिर z माइनस z1 अपान c1। ये पहली लाइन है, गौर से देखने की ज़रूरत है। और x माइनस x2 अपान a2, y माइनस y2 अपान b2, z माइनस z2 अपान c2, ये दूसरी लाइन है। ये सेकंड लाइन है। अब कह दिया जाए इनके दोनों के बीच का कोण, तो cos थीटा बराबर, ये पिछले फर्स्ट वीडियो में भी शायद बता चुके हैं, a1 a2। लेकिन रेखाएं देखिए, रेखाओं का मानक रूप होना चाहिए x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, z का गुणांक 1। मानक रूप होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए x का गुणांक 1, y का गुणांक 1 और z का गुणांक 1, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, दूसरे अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये होगा। इसमें कह दिया जाए यदि रेखाएं समांतर हैं, इसी में अगर कह दिया जाए, ये बता चुके हैं पहले लेक्चर में बताएं, फर्स्ट वाले लेक्चर में बताएं, रेखाएं समांतर हैं तो a1 अपान a2, तो उनके द्विक अनुपात समानुपाती होंगे c1 अपान c2, या फिर द्विक अनुपात बिल्कुल बराबर होंगे, a1 बराबर a2, b1 बराबर b2, c1 बराबर c2। ये अगर कह दिया जाए रेखाएं लंब है, गौर से देखिएगा, रेखाएं लंब हैं। अगर कह दिया जाए रेखाएं लंब हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 बराबर 0 होगा। ये सारी चीज़ें बता चुके हैं, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक आध चीज़ें और बता रहे, फिर क्वेश्चन बताएंगे। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए तो कुछ कॉन्सेप्ट और बता दें स्टार्टिंग में ही, फिर सवाल बताएंगे। देखिए बहुत अच्छी चीज़ अब समझिएगा, बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ही गजब की चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कह दिया जाए एक ऐसी रेखा का समीकरण, यही सब चीज़ें हैं जो लड़के तैयार नहीं करते, फिर नंबर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नहीं ले पाते। और हम आपको हर वीडियो में बोलते हैं कि आप हमारे लेक्चर से पढ़िए, जुड़िए, तो आप हमारे चैनल से, आपको लगेगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको फॉर्मेलिटी नहीं है, बिल्कुल कोशिश करते हैं 100% समझाने की। जो अच्छे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, पूरे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और जो अन्य बुकों से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, वो सारे आपको बताए जा रहे हैं। बस अब आप काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स करते रहिए, शेयर कर दीजिए। एक ऐसी रेखा का समीकरण, ये बहुत गौर से देखना, जो रेखाओं, इसको गौर से देखिए, जो रेखाओं r वेक्टर बराबर
A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर एवं R वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर एक ऐसी रेखा का समीकरण जो रेखाओं R वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर एवं R वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर दोनों पर लंब है तथा A वेक्टर से जाती है मतलब एक ऐसी रेखा आपको बतानी है। ये ऐसे जब सवाल आ जाते हैं एग्जाम में 90% बच्चे नहीं लगा पाते। एक ऐसी रेखा का समीकरण जो इन दोनों पर लंब है, इस पर भी लंब होगी, इस पर भी लंब होगी और A वेक्टर से जाएगी। तो गौर से देखिएगा, तो वो रेखा ऐसी होगी R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस लेमडा B1 क्रॉस B2। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस पर बेस्ड कुछ सवाल हम बताएंगे, कुछ लिखेंगे तो आप घर से लगा के लाएंगे। ऐसी रेखा का समीकरण जो A से जाती है, A वेक्टर से जाती है, लेकिन इन दोनों पर लंब है, तो B1 क्रॉस B2। आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप किसी को नहीं पता होगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें आपको, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे कह दिया जाए। सुनो, देखो, किसी को शायद ही किसी बच्चे को पता हो, कहते हैं एक ऐसा सदिश बताओ, एक ऐसा सदिश जो A तथा B दोनों पर लंब हो। एक ऐसा सदिश जो A तथा B दोनों पर लंब हो, तो कोई ही बच्चा शायद बता पाए। एक ऐसा सदिश बताना है जो A तथा B दोनों पर लंब हो, तो वो क्या होगा पता है आपको? A क्रॉस B। अब हमेशा गांठ बांध लीजिए, चाहे चेक कर लेना, A क्रॉस B एक ऐसा सदिश होता है जो A पर भी लंब होता है, A क्रॉस B B पर भी लंब होता है। A क्रॉस B कभी भी दो वेक्टर दे दिए जाए, एक वेक्टर A दे दिया जाए, एक वेक्टर B दे दिया जाए। अब आपसे कहते हैं एक तीसरा ऐसा वेक्टर बताओ जो A और B, A पर भी लंब हो और B पर भी लंब हो, तो आप सीधे A क्रॉस B निकाल देना। और आप A क्रॉस B कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट में, सारणिक में लेकर के निकालेंगे। आपको पता होगा, हमने भी वेक्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको पता होगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि आप सर 3D पढ़ाइए, इसलिए हमने 3D शुरू कर दिया। तो एक ऐसा वेक्टर, कभी भी ध्यान रखना कि A क्रॉस B एक ऐसा सदिश होता है जो A पर भी लंब होता है, B पर भी। आप चेक भी कर सकते हो कि ये A क्रॉस B A पर लंब है कि नहीं। ये भी चेक कर सकते हो कि A क्रॉस B B पर लंब है कि नहीं। क्यों? सुनिए, अगर आप चेक करना चाहो, जैसे आप जानते होंगे कि अगर A वेक्टर B वेक्टर लंब है, आपने पढ़ा होगा कि अगर A वेक्टर B वेक्टर पर लंब है, तो आपने पढ़ा होगा कि A डॉट B की वैल्यू कितनी होती है? 0। जब दो वेक्टर लंब होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल, उनका स्केलर प्रोडक्ट, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है। जब दो वेक्टर लंब होते हैं तो उनका अदिश गुणा जो होता है वो 0 होता है। जब दो वेक्टर लंब होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनका अदिश गुणन A डॉट B बराबर 0 होता है। A डॉट B बराबर, आप चेक कर सकते हो। कैसे? आप अगर चेक करना चाहते हो कि A क्रॉस B A पर लंब है कि नहीं, तो आप एक काम करो, A और A क्रॉस B का डॉट गुणनफल निकाल दो। डॉट गुणनफल कभी भी किसी भी वेक्टर में ऐसे, जैसे आप ये निकाल दो A डॉट A क्रॉस B, तो हमेशा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि A जो है वो A क्रॉस B पर लंब है, या A क्रॉस B जो है वो A पर लंब होता है। तो मतलब A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर होता है, मेरी बात समझिएगा, A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर होता है, एक ऐसा सदिश होता है। A क्रॉस B एक ऐसा सदिश होता है जो हमेशा A पर भी लंब होता है और B पर भी लंब होता है। अगर चेक करना चाहते हो तो A और A क्रॉस B का डॉट गुणा निकालिए, अदिश गुणा निकालिए, आंसर 0 ही आएगा। अगर आप चेक करना चाहते हो कि A क्रॉस B B पर लंब है कि नहीं, तो आप एक काम करिए, B का और A क्रॉस B और A क्रॉस B का अदिश गुणा निकालिए, वो भी कितना आएगा? 0 ही आएगा। वो भी 0 आएगा, क्योंकि जो A क्रॉस B है वो A पर भी लंब है और A क्रॉस B B पर भी लंब है, और जब दो वेक्टर लंब होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल 0 होता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए, इसीलिए ये B1 क्रॉस B2 लिया गया कि जो B1 क्रॉस B2
B1 क्रॉस B2 एक ऐसा सदिश होगा जो B1 पर विलंब होगा और B2 पर विलंब होगा, क्योंकि हमने क्या बताया कि A क्रॉस B एक ऐसा सदिश होता है जो A पर, ये 90% बच्चे नहीं जानते थे, इसलिए हम कह रहे कि थोड़ा गौर से देखिए। हमने बताया कि हम आपको 100% बिल्कुल सिखाने के लिए आए, फॉर्मेलिटी तो हम चाहते ही नहीं, क्योंकि इसीलिए हम चाहते हैं कि लोग हमारे चैनल से जुड़े, देखें तो समझें कैसा लग रहा है। तो A क्रॉस B एक ऐसा सदिश होगा जो A पर विलंब होगा, B पर विलंब होगा। तो हमें एक ऐसी रेखा चाहिए जो B1 पर विलंब हो, B2 पर विलंब हो, तो वो क्या हो जाएगी B1 क्रॉस B2, क्योंकि B1 क्रॉस, जैसे A क्रॉस B एक ऐसा सदिश होता है जो A पर विलंब होता है और A क्रॉस B पर विलंब होता है, उसी प्रकार से B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, B1 क्रॉस B2, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर एक ऐसा सदिश होगा जो B1 पर विलंब होगा और B2 पर विलंब होगा, जो B1 वेक्टर पर विलंब होगा और B2 वेक्टर पर विलंब होगा। और हमें चाहिए क्या, हमें एक ऐसी रेखा का समीकरण चाहिए जो इस पर विलंब हो और इस पर विलंब हो, इसीलिए यहाँ पर B1 क्रॉस B2 लिया गया है, क्योंकि जो B1 क्रॉस B2 होगा वो B1 पर विलंब होगा और B1 क्रॉस B2 B2 पर विलंब होगा। क्योंकि अभी हमने आपको समझाया कि A क्रॉस B A पर विलंब होता है और B पर विलंब होता है। बिल्कुल अगर भूल गए जीवन में तो बहुत पछताओगे। तो बहुत अच्छी चीज़ समझा रहे, बहुत कॉन्सेप्ट, देखिए सारी चीज़ें अगर क्लियर है तभी मैथ पढ़ने में और पढ़ाने में मज़ा आता है। इसलिए थोड़ा सा मेहनत करिए, जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और बहुत बड़ा टारगेट आप अचीव कर सकते हैं अगर आप रेगुलरिटी बना लें और चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, पढ़िए। तो यहाँ पर आपको ऐसी रेखा का समीकरण बताना है जो B1 पर इस पर विलंब है और इस पर भी, कह सकते हैं B1 पर विलंब है, B2 पर विलंब है, इसीलिए यहाँ पर B1 क्रॉस B2 लिया गया है। क्योंकि जो A क्रॉस B होता है वो A पर विलंब होता है और B पर विलंब होता है, तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर B1 पर विलंब होगा और B2 पर विलंब होगा। और आपको ऐसी रेखा का ही समीकरण चाहिए जो B1 पर विलंब हो और B2 पर विलंब हो और A से होकर जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। अभी लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब देखिए जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है बोर्ड में, जो सवाल लिखा हुआ है ये इसी कॉन्सेप्ट का था जो अभी समझा रहे थे। तो ये हम आपको बताएंगे, 2 क्वेश्चन इसी टाइप के हम आपको अभी लिखेंगे, उनके आंसर भी लिखेंगे। देखिए हमने क्या था कि NCERT के पूरे पढ़िए, NCERT एग्जाम्पलर पढ़िए, थोड़ा अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़िए जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, मैं बार बार बोलता हूँ। तो ये सवाल हम आपको बताएंगे, इसी के जैसे 2 सवाल अभी आंसर सहित नोट करेंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जो 2 - 1 3 से जाती है तथा रेखाओं तथा जो और दोनों पर लंब है, थोड़ा रेखाओं लिखना भूल गए, तथा जो रेखाओं ये और ये इन दोनों पर लंब है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो A से जाती है और 2 रेखाओं पर लंब है, तो इसमें कॉन्सेप्ट अभी बताया तुरंत, इसीलिए इसको बताया। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस लेम्डा B1 क्रॉस B2। अभी बताया ना कि जो इस पर विलंब है और इस पर विलंब है, B1 पर विलंब है और B2 पर विलंब है। देखिएगा तो A वेक्टर मतलब जिससे हो कर जाती है। गौर से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए तो आप ये सोचिए कि अगर आपने ना पढ़ा होता तो क्या आप सॉल्व कर लेंगे। इसलिए देखिए तो A वेक्टर, तो A वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये A वेक्टर जिससे जाती है ये 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, और B1 क्रॉस B2 निकाला जाए। तो देखिए B1 वेक्टर और क्रॉस B2 वेक्टर, आपको देखना होगा कि B1 कौन है। जैसे पहले वाली रेखा क्या हो गई, R वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लेम्डा B1 वेक्टर, और दूसरी रेखा देखिए, चलो पहले इधर देखो B1 वेक्टर कौन है, नोट ही कर लेते हैं। देखिए पहली रेखा जो हो गई, अभी जैसे आपको समझा रहे थे, गौर से देखिएगा, पहली रेखा जो हो गई R वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लेम्डा B1 वेक्टर, ये है देखो B1 वेक्टर 2i कैप 2j कैप प्लस k कैप। दूसरी रेखा A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर, ये है B2 वेक्टर, ये है B2 वेक्टर। देखिएगा B2 वेक्टर, ये अभी कॉन्सेप्ट समझाया था। B2 वेक्टर कौन सा है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप। तो पहले आप क्या निकालेंगे, देखो पहले आप निकालेंगे B1 और क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 i कैप j कैप k कैप। गौर से देखिएगा,
B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, क्योंकि अभी आपको बताया था एक ऐसी रेखा का समीकरण जो ए वेक्टर से तो जाती लेकिन तथा इन दोनों पर लंब है, अभी समझाया था ना कॉन्सेप्ट। तो देखिए ऐसे सवाल पढ़ना इसलिए ज़रूरी क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा सा देखिएगा मन से, और अभी लिखेंगे इसी टाइप के 2 क्वेश्चन। तो देखिएगा ज़रा, तो B1 क्रॉस B2, तो B1 से I का गुणांक 2, J का गुणांक -2, K का गुणांक 1, B2 से I का गुणांक 1, J का गुणांक 2 और K का गुणांक भी 2। अब देखिए जब हम लोग B1 और क्रॉस B2 निकालेंगे तो सारणिक सब लोग सॉल्व कर लेते हैं। I कैप लिया, जब I कैप लेंगे ऐसे देखो, ये रो हटा दें, ये कल इस -2 का इसमें गुणा -4 और 1 का गुणा 2 में 2 आया। फिर J कैसा लेंगे, सबको पता है माइनस ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, ये तो सारणिक का गुणा सबको पता होगा ना, प्लस माइनस प्लस। जब J लेंगे तो J के सामने की रो और कॉलम ऐसे हटाएंगे, सारणिक हल करना जानते होंगे, J के सामने की ये रो और J के सामने के कॉलम हटाएंगे, 2 गुणते 2 4, -1 गुणते 1 1 आएगा, प्लस K देखिए, तो K के सामने की रो और ये कॉलम ऐसे हटा देंगे, रो और ये कॉलम ऐसे, 2 गुणते 2 4, -1 गुणते -2, तो माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा देखिएगा ये -6I कैप -3 J कैप और ये हो जाएगा +6 K कैप। तो अब देखिए रेखा का समीकरण कितना आएगा, गौर से देखिएगा, रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण R वेक्टर बराबर A वेक्टर। बहुत ढंग से देखने की ज़रूरत है, बहुत मन से देखने की ज़रूरत है, बहुत ढंग से देखने की ज़रूरत है, बहुत मन से देखने की ज़रूरत है। A वेक्टर की जगह ये देखिएगा, ये हो जाएगा 2I कैप -J कैप +3K कैप प्लस लेमडा B1 क्रॉस B2, ये देखिए B1 क्रॉस B2 है, ये B1 क्रॉस B2 है, तो लिख देंगे -6I कैप -3J कैप -3J कैप +6K कैप, ये हुआ। अगर इसी को कह दिया जाए कार्तीय रूप में बदलो, तो हमने आपको जाने कितने सवाल बताए हैं जिससे सदिश में कार्तीय बदल करके, देखो ऐसे लिखेंगे, x यहाँ 2 प्लस का तो यहाँ 2 माइनस का बराबर y, यहाँ देखो यहाँ -1 है, यहाँ पर -1 है तो यहाँ +1 हो जाएगा, बराबर z, यहाँ 3 प्लस का तो यहाँ 3 माइनस का। और ये तो जैसे लिखें, आपको हर पिछले लेक्चर में ये बताया था, जैसे लिखें वैसे लिख देंगे। देखो -6 -3 और 6, ये हो गया सदिश से कार्तीय रूप में। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो 2 क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं तो वो आपको सॉल्व करने होंगे, उनके आंसर भी लिखेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अब देखिए ये जो सवाल लिखे हुए हैं बोर्ड पर, तो इसमें से जो पहला सवाल लिखा है तो आपको सॉल्व करना है, आंसर भी लिखा है बिल्कुल वैसे जैसे भी बताया। उस रेखा का समीकरण जो इससे जाती है तथा इन दोनों रेखाओं पर लंब है, तो अभी ऐसा बताया, ये आंसर लिखा है। ये जो सवाल लिखा ये भी इसी के टाइप है, बस अंतर मालूम है क्या है, अंतर इतना हो गया है कि ये सदिश रूप में है और ये कार्तीय रूप में। ये तो देखो आपको सॉल्व करना है, ये आंसर लिखा हुआ है, बस ये कार्तीय रूप में हो गई है, ये कार्तीय रूप में हो गई है, कार्तीय रूप में हो गई। सवाल वही है, उस रेखा का समीकरण जो इस बिंदु से जाती तथा इन दोनों रेखाओं पर लंब है। देखिए, तो या तो आप चाहो, या तो आप इनको चाहो तो एक काम कर सकते हो कि इनको भी पहले सदिश रूप में बदल लो, इनको भी सदिश रूप में बदल लो। जैसे ये क्या बन जाएगा, -I + 3J - 2K, ये चीज़ हो जाएगी। इसको भी सदिश रूप में बदल लो, इस टाइप से हो जाएगा, इसको सदिश रूप में इस टाइप से हो जाएगा। फिर यही सूत्र लगा दो, यही कॉन्सेप्ट लगा दो, जो भी आपको बताते चले आ रहे, जो आपको बताते चले आ रहे, जो आपको बताते चले आ रहे। अच्छा बताओ, इसका आप सदिश रूप कैसे निकालोगे? देखो आपको सदिश रूप, इसीलिए हमने आपको बताया था कार्तीय से सदिश रूप में, तो इसका सदिश रूप आप कैसे निकालोगे? R वेक्टर बराबर, देखो यहाँ 2 प्लस का है तो यहाँ 2 माइनस का हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस का तो यहाँ 2 माइनस का, यहाँ माइनस का 1 है तो यहाँ प्लस का 1J हो जाएगा, यहाँ प्लस का 1 है तो यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1K कैप। देखो प्लस का 2 तो माइनस का 2I कैप, माइनस का 1 तो प्लस का 1J कैप, प्लस का 1 तो माइनस का प्लस म्यू ले लो इसमें। ये तो जैसे लिखा है -3I कैप + 2J कैप + 5K कैप,
और इसको बदलो सदिश रूप में। देखिएगा, इसको जब सदिश रूप में बदलोगे, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, हमने क्या था कि सीखिए, थोड़ा प्रयास करिए सीखने का। आर वेक्टर बराबर, जैसे इसमें प्लस का 2 था तो माइनस, यहाँ पर कुछ है भी नहीं तो आएगा 0i, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 0j, इसमें जेड में भी कुछ नहीं है प्लस माइनस में तो 0k, प्लस इसको लेमडा ले लो, लेमडा ले लिया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3। अब देखिए वही सवाल बन गया जो पहले ऊपर लिखा है, जो आपको बता करके आए, जो ऊपर लिखा है या कह सकते हैं जो आपको बता करके आए, उस रेखा का समीकरण जो इससे जाती है, यही माइनस आई हो जाएगा प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, इससे जाती तथा इन दोनों के समान, इन दोनों पर लंब है, इन दोनों पर लंब है, मतलब इसको चेंज किया तो ये आया, इसको चेंज किया तो ये आया, इन दोनों पर लंब है। देखिए तो ये हो जाएगा b1 वेक्टर और ये हो जाएगा b2 वेक्टर, ये हो जाएगा b1 वेक्टर, ये हो जाएगा b2 वेक्टर और ये हो जाएगा a वेक्टर। तो आप वैसे लगा सकते हैं जैसे भी बताया। और अगर आप वैसे नहीं लगाते तो इसको डायरेक्ट कार्तीय से कार्तीय में बता रहे। देखिए तो ये तो आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, वो नोट करना है। इसको आप चाहो, देखिए ये एक गुरु मंत्र है, मूल मंत्र है, आपको हम बता दें कि जैसे बोर्ड एग्जाम में आप क्वेश्चन आ जाए, अब आपको इनमें एक बहुत बढ़िया तरीका ये होता है कि आपको सदिश रूप का फार्मूला आ रहा है और कार्तीय रूप में पूछा गया है, तो आप पहले क्या करिए कि सदिश रूप में निकाल लीजिए, फिर उसको कार्तीय रूप में क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। या आपको कार्तीय रूप का फार्मूला याद है, उस सवाल में सदिश रूप में पूछा गया है, तो आप पहले कार्तीय रूप में निकाल लीजिए, फिर उसको सदिश रूप में बदल दीजिए। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है कि आपको जिस रूप में आ रहा है उसमें निकाल लीजिए और किसी दूसरे रूप में आप अगर बदलना है तो उस रूप में उसको बदल दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको सदिश रूप में आता है और सवाल में कार्तीय रूप में पूछा गया है, तो पहले आप उसको सॉल्व करके पूरा सदिश रूप में निकाल लो, लास्ट में सदिश से कार्तीय में चेंज कर दो। या फिर अगर कार्तीय रूप में मान लीजिए आपको आता है और सवाल में सदिश रूप में पूछा गया, तो आप पहले कार्तीय रूप में निकाल लो, फिर उसको सदिश रूप में चेंज कर दो। तो जैसे यही सवाल है, अब जैसे ये ऊपर वाला आपको आ रहा था, ये नहीं आ रहा था, जबकि ये भाषा एक ही सवाल है कि बस अंतर इतना है, ऊपर पूरा सदिश में था, ये कार्तीय में। तो जैसे इससे जाती है तो इसको वेक्टर में बदल लो, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और इसको सदिश रूप में बदला, ये आया, इसको सदिश रूप में बदला, इन दोनों पर लंब है, तो ऊपर वाले सवाल के जैसा हो गया। या फिर मान लो इस कार्तीय में है, इसको बदलना नहीं चाहते तो अब इसका भी तरीका बता रहे, तो देखो वो ऊपर आपको लगाना है। अब इसको बदल करके भी लगा सकते हो, देखो बदल करके दिखाया। और अगर मान लो कार्तीय में बदलना नहीं, कार्तीय से बदलना नहीं चाहते हो, कार्तीय में ही लगाना चाहते हो, कार्तीय रूप में, तो उसको भी बता रहे। तो इसको जैसे बताएंगे वैसे भी एक दो क्वेश्चन फिर लिखेंगे, उनको भी आपको लगाना होगा आंसर से। तो चलो इसको, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बता रहे। देखिए तो इसको कार्तीय रूप में ही बता रहे। तो कार्तीय रूप में देखिए, गौर से देखिए, बहुत सरल होता है। तो कार्तीय रूप में ये अगर इसको डायरेक्ट लगाना चाहते हो तो आप इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगाओगे, सूत्र कौन सा लगाओगे। देखिए ये x माइनस x1 अपान a, गौर से देखिएगा ये भी सरल है, y माइनस y1 अपान b, z माइनस z1 अपान c। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए अगर जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप समझिए ढंग से, रटिए नहीं। इसीलिए हमने बोला कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करिए, आपको मज़ा आने वाला है, आप गणित सीखने वाले हो। क्योंकि हमने जिस दिन से बनाना शुरू किया था उसी दिन से सोचा था कि फॉर्मेलिटी नहीं होगी, सिखा करके ही मानेंगे। क्योंकि पहले नारा भी देते थे, अब हमने ठाना है मैथ का डर भगाना, हर बच्चे को मैथ सिखाना है। देखिएगा ज़रा गौर से। तो जैसे मान लो कार्तीय रूप में ही लगाना चाहते हैं, सदिश में नहीं, अभी सदिश में बदल कर बताया, क्योंकि इसको समझिएगा, क्योंकि इसी के जैसे एक दो क्वेश्चन अभी आंसर सहित लिखेंगे तो आपको सॉल्व करने होंगे। तो उस रेखा का समीकरण जो इस बिंदु से जाती तथा इन दोनों पर लंब है, इस पर भी लंब है और इस पर भी लंब है, तो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट या फार्मूला कौन सा लगाएंगे, x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b, z माइनस z1 अपान c। देखिए यहाँ पर x1 y1, इसको थोड़ा सा समझिएगा, बस ज़रा सी अगर चीज़ समझ में आ गई तो आप जीवन में यकीन मानिए कभी नहीं भूलेंगे, कभी भूल ही नहीं सकते। और हम आपको सिखा करके ही दम लेंगे, बिल्कुल हमने ठान लिया है। देखिए तो x1 y1 z1 वो बिंदु हैं जिससे होकर रेखा जाती है, x1 y1 z1 वो बिंदु हैं जिससे होकर रेखा जाती है। तो x1 की जगह तो -1 हो जाएगा,
y1 की जगह तो 3 हो जाएगा और z1 की जगह कितना हो जाएगा -2, x1 की जगह -1, y1 की जगह 3 और z1 की जगह -2। अब बात आती ABC क्या हो जाएंगे, रेखा के द्विक अनुपात, रेखा के द्विक अनुपात। तो मेरी बात को सुनिए, समझिए, जरा गौर करिएगा, रेखा के द्विक अनुपात हो जाएंगे, रेखा के क्या हो जाएंगे, देखिए द्विक अनुपात हो जाएंगे। तो ABC ये द्विक अनुपात अब कह दो कहाँ से लाए जाएं, ये द्विक अनुपात कहाँ से लाए जाएं, तो ये वाली जो रेखा है, मेरी बात समझना बहुत गौर से, ये वाली रेखा इस पर भी लंब है और ये वाली रेखा इस पर भी लंब है। और अभी आप थोड़ा सा बैक जा करके वीडियो में देख लीजिए कि जब दो रेखाएं लंब होती हैं तो हमने क्या बताया था, A1 A2 प्लस B1 B2, जैसे आपको बताया था, देखो ऐसे थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे जल्दी से, जैसे ये A1 y माइनस y1 अपान B1 z माइनस z1 अपान C1, फिर x माइनस x2 अपान A2, y माइनस y2 अपान B2 z माइनस z2 अपान C2। हमने कहा था अगर ये दोनों लंब हैं तो क्या बताया था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। अगर ये दोनों लंब हैं, अगर ये दोनों लंब हैं, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों लंब हैं, तो अभी बताया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। देखिए ये चीज़ लगाने से पहले अब एक गलती बच्चे कहाँ करते हैं आपको बता दें, और हम इसीलिए छोटी से छोटी चीज़ लेकर के चलते हैं आपके, कि ये कॉन्सेप्ट लगाने से पहले देख लेना कि ये दोनों मानक रूप में हैं कि नहीं। अगर मानक रूप में नहीं है तो नहीं लगेगा ही। मानक रूप का मतलब x का गुणांक +1, y का गुणांक +1, z का गुणांक +1, x का गुणांक +1, y का गुणांक +1, z का गुणांक +1, तभी ये लगेगा जा करके। तो अगर ये दोनों लंब है तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो हमको देखिए, तो ये वाली जो रेखा है, थोड़ा समझिएगा, ये वाली जो रेखा है वो इस पर भी लंब है और ये वाली रेखा इस पर भी लंब है, तो यही कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो देखो जरा, जब ये वाली रेखा, ये ऐसी रेखा है जिसका हमको समीकरण ज्ञात करना है, तो समीकरण में x1 की जगह -1, y1 की जगह 3, z1 की जगह -2, लेकिन ABC नहीं पता है। ABC क्या है, इस रेखा के द्विक अनुपात हैं। ABC क्या है, इस रेखा के द्विक अनुपात है। तो ये जो रेखा है वो इस पर भी लंब है और यही रेखा जो है इस पर भी लंब है, दोनों पर लंब है। तो ये देखो, तो जब गौर से देखिएगा, तो जब ये वाली रेखा इस पर लंब है तब यही सूत्र लगेगा, ये चीज़ लगेगी, और जब ये वाली रेखा इस पर लंब है तब भी यही सूत्र लगेगा। तो देखिएगा जरा गौर से, तो जब ये वाली रेखा इस पर लंब है तो क्या होगा, A1 A2, देखिएगा A1 A2 मतलब A गुणते 1 प्लस, यहाँ लिख देना चाहे कि जो रेखा है इन दोनों पर लंब है, लिख देना थोड़ा सा, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है इन दोनों रेखाओं पर लंब है, ये वाली रेखा इन दोनों रेखाओं पर लंब है। तो यही कॉन्सेप्ट। तो जब पहले ये वाली इस पर लंब है तो ये कॉन्सेप्ट लगाइए, फिर जब ये वाली इस पर लंब है तब भी यही कॉन्सेप्ट लगाइए ABC का मान निकालने के लिए। देखिए, तो जब ये इस पर लंब है तो क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 2B हो जाएगा, प्लस C1 C2 3C हो जाएगा, 3C हो जाएगा बराबर 0। पहला समीकरण मान लीजिए। अब देखिए, जब ये वाली रेखा इस पर भी लंब है फिर यही कॉन्सेप्ट लगेगा। जब दो रेखाएं लंब होती हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो जब ये वाली रेखा इस पर भी लंब है तो फिर यही चीज़, तो फिर हो जाएगा, देखो A1 A2 मतलब -3 और गुणते A तो -3A प्लस B1 B2 तो 2 गुणते B तो हो जाएगा 2B प्लस C1 C2, C1 और C2 मतलब C गुणते 5 तो 5C बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 5C बराबर हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब इन दोनों को हल करके ABC का मान निकाल लें और ABC का मान निकाल लें और वो मान यहाँ पर रख दें। देखो, ABC का मान यहाँ पर रख देंगे, x1 y1 z1 की जगह ये लिख देंगे, ABC का मान इनसे निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ आपको बता दें, आपने गौर नहीं किया होगा, यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ है कि ये 2 समीकरण हैं और ABC 3 मान निकालने हैं, और 2 समीकरणों से कभी 3 मान निकलते नहीं हैं, कभी नहीं निकलेंगे। 2 समीकरण हल करके 3 मान कैसे निकालेंगे बताइए। 2 समीकरण हल करके 3 मान निकालने, तो आपको एक नई चीज़ सिखाने जा रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे पहले से सीखे हों कि 2 समीकरणों से 3 वैल्यू नहीं निकलेंगी, जब तीनों वैल्यू का अनुपात निकलेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गांठ बांध लो अभी बिल्कुल।
कहीं ना कहीं लिख लो, दीवार में लिख लो, चाहे सर पे लिख लो, मस्तक पे लिखो, बिल्कुल दिमाग के अंदर बसा लो कि 2 समीकरण हल करके 3 वैल्यू नहीं निकलेगी, 3 मान नहीं निकलेगा, बल्कि तीनों का अनुपात निकल आएगा। 2 समीकरण हल करके 3 मान नहीं निकलेंगे, तीनों का अनुपात निकल आएगा। 2 समीकरण हल करके 3 मान नहीं निकलेंगे, 2 समीकरण हल करके 3 मान नहीं निकलेंगे, तीनों का अनुपात निकलेगा, तीनों का अनुपात निकल आएगा, ABC का अनुपात निकल आएगा। और ABC का नाम ही होता है द्विक अनुपात, ABC का नाम ही होता है द्विक अनुपात, ABC का नाम ही होता है द्विक अनुपात। तो अनुपात निकलेगा, कभी भी कहीं भी 2 समीकरण हल करके 3 मान नहीं निकलेंगे, तीनों का अनुपात निकल आएगा। और हमें अनुपात चाहिए ही, क्योंकि ABC का नाम ही होता है द्विक अनुपात। तो किस विधि से हल करेंगे इनको? 2 समीकरणों से 3 मान नहीं निकलेंगे, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि से। हो सकता है इसमें से 90% लोग ये विधि न जानते हों, 90% लोग ये विधि न जानते हों, 90% लोग हो सकता है ये विधि नहीं जानते होंगे। तो इस विधि को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से गौर से देखिएगा कैसे हल करते हैं इसको। देखिए, ये विधि तभी लगेगी जैसे 2 समीकरण हैं, दोनों से 3 वैल्यू तो निकलेंगी नहीं, तीनों का अनुपात निकलेगा, तो ये विधि लगेगी, यही विधि लगती है। और ये तब लगेगी दोनों के सारे टर्म एक तरफ कर लेना। देखो इसमें सारे टर्म एक तरफ, बराबर में 0, सारे टर्म एक तरफ। ये भी गलती ना करना, ऐसा नहीं कि ये एक टर्म इधर लिखा हो, सारे टर्म एक तरफ कर लीजिए, सारे पद एक साइड कर लीजिए, बराबर में 0 कर लीजिए, सारे पद एक साइड और बराबर में 0। अब कैसे लगेगी विधि? देखो तो ऐसे लिखा जाता है, A अपान, फिर होगा B अपान, और फिर होगा C अपान। ये चीज़ बहुत गौर से देखिएगा, बहुत गौर से, बिल्कुल आँख फोड़ करके, सॉरी आँख फोड़ के नहीं, आँख खोल के देखिए, आँख फोड़ करके नहीं, आँख खोल करके देखिए। कभी भी ध्यान रखना, सोते जाते मरने के बाद अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि नहीं 2 समीकरणों से 3 मान निकलेगा, तो आप तुरंत उठ करके जिंदा होकर 2 मिनट के लिए बताएंगे कि नहीं 2 समीकरण से 3 मान नहीं निकलेंगे, तीनों का अनुपात निकलेगा। और वो भी किस विधि से निकलेगा? वज्र गुणन विधि से निकलेगा। कैसे होता है देखिएगा, जैसे A है तो A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया। और ये विधि लगाने से पहले आप एक बार दिमाग की बत्ती जलाना, मिनटास जरूर खाना, तो दिमाग की बत्ती जलाना क्या कि बराबर में 0 जरूर कर लेना, सारे पद एक तरफ, बराबर 0, सारे पद एक तरफ, बराबर 0। इसमें भी सारणिक जैसा ही चलता है, सारणिक जैसा, प्लस प्लस माइनस प्लस। तो प्लस ना लिखो, देखो कैसे सारणिक जैसा, जैसे आपने A लिया है भाई साहब, तो A वाला आप ऐसे छुपा लो, ऐसे A वाला ऐसे छुपा लो, ऐसे ऐसे गुणा चलेगा। ब्रज गुणन मतलब क्रॉस गुणा, क्रॉस गुणा, क्रॉस गुणा, क्रॉस गुणा, क्रॉस गुणा। तो A वाला छुपा लो, 2 गुणते 5, B और C नहीं लेंगे, इनके गुणांक लेना, 2 गुणते 5। देखो A वाला ऐसे छुपाएंगे, फिर ऐसे गुणा करेंगे, ऐसे गुणा, तो 2 गुणते 5 10 आएगा, माइनस A वाला छुपा हुआ होगा, 2 गुणते 5 10, माइनस 3 दूनी 6, ऐसे 3 दूनी 6। अब B वाला लेंगे तो B वाला इसे छुपा लो, और A और C में ऐसे ऐसे गुणा करूँ। जब B वाला लेंगे तो B वाला छुपा लेंगे, A और C में ऐसे ऐसे गुणा करेंगे, A और C में ऐसे ऐसे गुणा करेंगे, A और C में ऐसे ऐसे गुणा, तो B वाला छुपा लो, तो A और C में करेंगे तो 1 गुणते 5, 5 यहाँ माइनस लगाते हैं, यहाँ पर 1 गुणते 5, फिर 3 गुणते 3, माइनस 3, तो माइनस 9 आएगा, तो प्लस 9 हो जाएगा। जब C वाला लेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ सीख रहे हो भैया, इसीलिए हमने कहा हम बिल्कुल सिखा करके एकदम लेंगे। C वाला छुपा लो, तो A और B में ऐसे ऐसे गुणा चलेगा, A और B में ऐसे ऐसे चलेगा, 1 गुणते 2, 2 आएगा, 1 गुणते 2, 2 आएगा, 1 गुणते 2, 2 आएगा, यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर देखो ऐसे ऐसे हो गया। अब माइनस 3 गुणते 2, तो माइनस 6, प्लस 6 हो जाएगा, तो आ जाएगा A अपान 4, ये हो जाएगा B अपान 9 5 14, माइनस नीचे माइनस 14, C अपान 8। चाहो तो इन सब में 2 का भाग हो जाएगा, जब इसमें 2 का भाग हो जाएगा तो 2 बचेगा, इसमें 2 का भाग हो जाएगा, माइनस 7 बचेगा, इसमें 2 का भाग हो जाएगा 4। तो ये देखिए ABC का अनुपात है, और अनुपात ही चाहिए क्योंकि इनका नाम है द्विक अनुपात। ये ABC की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये ABC का अनुपात हुआ। तो समीकरण कैसे निकालेंगे देखिएगा, x माइनस x1 की जगह -1, y माइनस y1 की जगह 3,
जेड माइनस Z1 की जगह -2। अब ABC, तो ABC का अनुपात 2 -7 और 4, ये आ गया समीकरण। अगर इसी को सदिश में बदलना हो, सदिश में, तो बताया आपको कैसे बदलते हैं। देखो R वेक्टर बराबर, यहाँ प्लस का 1 तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 आई कैप, माइनस का 1 आई कैप, तो 1 लिखेंगे नहीं, माइनस का 3 तो यहाँ प्लस का 3 जे कैप, प्लस का 2 तो यहाँ माइनस का 2 के कैप, प्लस लेमडा, ये तो जैसे लिखेंगे वैसे 2i कैप -7 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसी तरीके के 2 सवाल आपको आंसर सहित लिखें तो आप उनको घर में सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल रट जाएगा, तैयार हो जाएगा 100%। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन जो स्क्रीन पर या बोर्ड पर आपको दिख रहा है, ये दोनों उसी कॉन्सेप्ट के दोनों का आंसर लिखा है। देखिए लगाइएगा जरूर, लगाने के बाद कमेंट्स करिए आया कि नहीं आया, वीडियो पढ़ करके कैसा लगा। उस रेखा का समीकरण जो 2, 1, 3 से जाती है तथा जो रेखाओं इन दोनों पर लंब है, x - 1/1, y - 2/2, z - 3/3 और x/- 3, y/2, z/5, ये आंसर आएगा। उस रेखा का समीकरण जो 1, 2, -4 से जाती तथा जो रेखाओं x - 8/8, y + 9/-16, z - 10/7, x - 15/3, y - 29/8, z - 5/-5 दोनों पर लंब है, ये आंसर लिखा। तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो कुछ और अच्छे क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन इनको सॉल्व जरूर करिएगा। जब आप रिवीजन करेंगे तभी मैथ तैयार होगी जा करके। देखिए ये जो 3 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं, तीनों एक जैसे हैं, तीनों NCERT के हैं। देखिए सबसे खास बात है कि तीनों क्वेश्चन NCERT के हैं, तीनों NCERT के हैं, तीनों क्वेश्चन NCERT के हैं, तीनों NCERT के। गौर से देखिएगा। सिद्ध करो बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा, बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। मतलब इन 2 बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा और इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं ये परस्पर लंब है, ये सिद्ध करना है। दूसरा देखिए ये भी NCERT का, सिद्ध करो मूल बिंदु और ये बिंदु को मिलाने वाली रेखा बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। चलिए पहले दूसरा बता देते हैं, पहला लगा ही लोगे, दूसरा देखो। एक रेखा कैसे बनी है, जैसे मान लो एक रेखा कैसे बनी, एक बनी है देखो मूल बिंदु, मूल बिंदु और किसको मिला करके बनी है ये 2, 1, 1। मान लो रेखा AB है, सपोज कर लो एक AB है और एक PQ है, एक मान लो ये रेखा PQ है, ये PQ। आपको सिद्ध करना है कि ये जो AB वाली रेखा है ये PQ पर लंब है। तो लंब आप कैसे सिद्ध करेंगे, अभी आपको बताया था। देखो लंब के लिए क्या होगा, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 बराबर 0, यही कॉन्सेप्ट तो बताया गया था। जहाँ A1 B1 C1 पहली वाली रेखा के द्विक अनुपात होंगे और A2 B2 C2 ये दूसरी रेखा के द्विक अनुपात होंगे। A1 B1 C1 पहली रेखा के द्विक अनुपात होंगे और A2 B2 C2 दूसरी रेखा के द्विक अनुपात होंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग A1 B1 C1 निकाल लें, मतलब पहली वाली रेखा के द्विक अनुपात निकाल लें। फिर क्या निकाल लें, A2 B2 C2 दूसरी रेखा के द्विक अनुपात निकाल लें और फिर ये कंडीशन लगा के देखें, अगर 0 आ जाए, अगर 0 आ जाए तो रेखाएं लंब हैं, अन्यथा लंब नहीं है। चलो तो एक रेखा है मूल बिंदु, मतलब ये देखो तो AB के द्विक अनुपात देखो, पहले AB के द्विक अनुपात, तो AB के द्विक अनुपात कैसे निकाले जाएंगे, 2 बिंदु हैं तो पहले वाले लेक्चर में हम आपको बता के आए x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। देखिए तो x2 - x1 2 - 0 2 आएगा, y2 - y1 1 - 0, z2 - z1 1 - 0। तो यही हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा A1, ये B1 और ये C1। अब PQ, जैसे दूसरी को हमने PQ समझ लिया, चलो तो PQ के द्विक अनुपात, दूसरी रेखा को हमने PQ समझ लिया, तो PQ के द्विक अनुपात x2 - x1 देखिए तो 4 और -3 कामा y2 - y1 तो 3 - 5 z2 - z1 तो -1 और फिर -z2 और -z1
तो -1 और माइनस फिर -1, तो यहाँ +1 हो जाएगा क्योंकि इसमें भी -1 है। तो हो जाएंगे देखो 1 -2 और ये 0, इन्हीं को समझा जाए A2 B2 और C2। अब देखिए ये वैल्यू निकाली जाए, अगर 0 आ जाए तो रेखाएं लंब हैं, अन्यथा लंब नहीं है। क्या निकाला जाए देखिएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। देखिए A1 A2 2 गुणते 1 2 आएगा, B1 B2 1 गुणते -2 आएगा, C1 C2 1 गुणते 0 तो 0 आएगा। देखिए ये भी 2 - 2 0 आ जाएगा, तो लिखेंगे अतः रेखाएं लंब हैं, लिख देंगे अतः रेखाएं परस्पर लंबमय रेखाएं लंब हैं। अब देखिए दूसरे में भी यही करेंगे, तीसरे में देखो पहली वाली रेखा पहले देख लो कि पहले रेखा ही देखा करो कि मानक रूप में है कि नहीं। मानक रूप में जरूर चेक करना, अगर रेखा दी जाए मानक रूप मतलब देखो x का गुणांक +1, y का गुणांक +1, z का गुणांक +1, ये मानक रूप में है। इसको देखिए यहाँ भी x का गुणांक +1, y का गुणांक +1 और z का गुणांक भी +1 है मानक रूप में। तो इसमें भी देखो ये हो जाएंगे A1 B1 C1, पहली वाली रेखा के जो द्विक अनुपात हुए वो हुए A1 B1 C1, A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2। तो इसमें भी यही चेक कर लेंगे, अगर 0 आ जाए तो लंब हैं, 0 ना आए तो लंब नहीं है। अब देखिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अगले वीडियो में इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन समाप्त कर देंगे। अब अगर लगा हो कि नहीं हमने आपको 100% प्रयास किया समझाने, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।